हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। सो गाइस, फाइनली सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई स्टोनो के एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वाले वीडियो में 22 फरवरी को पूछे गए ऑल शिफ्ट के लगभग 75 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए गाइस, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पेपर में सेम टू सेम आया है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। लोथल कहाँ पर है, ये भी पढ़ा है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये भी पढ़ा है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो कहने का मतलब है कि मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया है वो सब पेपर में आया है। तो जो हमारे बच्चे हैं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी, उन बच्चों को पता होगा कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना आया है या नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो अब आपको पता होगा कि मैंने आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाया था। जीके जीएस के भी क्वेश्चन आए हैं, हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आने वाले समय में जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वो बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी क्लासें कराई हैं, ईमानदारी के साथ अगर आप लोगों ने उन क्लासों को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। शर्त यह है कि ईमानदारी के साथ जितनी भी मैंने आपको क्लासें कराई हैं उन क्लासों को देख लीजिए आप, ठीक है। तो क्लासें अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिए। जिन बच्चों का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में कौन सी गैस ले जाते हैं। तो गोताखोर जो होते हैं वो अपने साथ O2 और H2 यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम गैस ले जाते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, समुद्री गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। हवा के नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात को कम करने के लिए हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। नाइट्रोजन अचेतनता को कम करने के लिए नाइट्रोजन के समानुपात की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप हमारे रेगुलर क्लास करते होंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 2021 जीडीपी में भारत का स्थान कौन सा है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस। तो 2021 जीडीपी में भारत का 5वां स्थान है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से दूसरी क्वार्टर के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी करते हुए कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 38.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जो पिछले साल की समान तिमाही में 35.73 लाख करोड़ रुपए थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपनी क्लास में कि लोथल जो है ये कहाँ पर है। तो लोथल जो है ये गुजरात में है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक डॉक यार्ड था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1954 में लोथल की खोज SR राव के द्वारा की गई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थल और ये कहाँ पर पाए जाते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे धौलावीरा की। तो धौलावीरा जो है ये कुछ गुजरात के कच्छ जिले में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बनवाली की, तो बनवाली ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पाए जाते हैं। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान के साहिलवाल जिले में पाए जाते हैं। लोथल की बात करें तो लोथल जो है ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पाए जाते हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि करुण का विलोम शब्द क्या होगा। तो करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए उन्हीं क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। विलोम शब्द की परिभाषा पहले जान लीजिए। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए पेपर में कि विलोम शब्द क्या होता है या विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द जो होते हैं ये शब्द दोनों एक ही होते हैं। विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द अंतर कुछ भी नहीं है, एक ही शब्द एक ही चीज है। कुछ विलोम शब्द देख लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए
कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। रोना का विलोम शब्द क्या होगा, तो रोना का विलोम शब्द हंसना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सॉरी सबसे ऊंचा बांध कहां पर है, यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टेरी बांध 260 मीटर, ये आपको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा और विशाल टेरी बांध है। एशिया के दूसरे सबसे ऊंचे और दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे बांध का कीर्तिमान भी टिहरी के नाम भी दर्ज है। यह बांध 857 फीट 260.5 मीटर ऊंचाई का है, जबकि इसकी लंबाई 575 मीटर है। इसमें 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हमें अच्छे से हमें ध्यान है कि पंडित का विलोम शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, देखिए पेपर में क्वेश्चन छप गया बिल्कुल एकदम। तो पंडित का विलोम शब्द होता है मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है, या फिर अपंडित भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में मूर्ख दिया हो तो आप मूर्ख पर भी टिक कर सकते हैं, अगर अपंडित दिया हो तो आप पंडित पर भी आप टिक कर सकते हैं। कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो भाई तो कपड़ा का तत्सम शब्द होता है करपट, ये आपको ध्यान रखना है। तत्सम शब्द की परिभाषा देख लीजिए। तत्सम दो शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन अथवा बदलाव के उपयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं होता, जैसे अग्नि हुआ, वायु हुआ, माता पिता, अश्रु, प्रकाश, पत्र, सूर्य इत्यादि। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन आपका पानीपत से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध जो है ये कब हुआ था। ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत से रिलेटेड, ये मान लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, पानीपत के सभी युद्ध अपने वीडियो में मैंने आपको काफ़ी बार कराया था। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। बैरम खां अकबर का सेनापति एवं हेमू हेमचंद शेरशाह सूरी का सेनापति था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी इसकी है दिसपुर, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सिमलीपाल भारतीय राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 2750 किलोमीटर 1000 वर्ग मील में फैला एक बाघ अभ्यारण्य है। ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 191.06 किलोमीटर 73.77 वर्ग मील के साथ हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और 272.75 किलोमीटर 105.31 वर्ग मील के साथ कुलहेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता के कारण पड़ा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहू कहाँ का नृत्य है। यह भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में पढ़ाया है। तो बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, यह आपको ध्यान रखना है। असम बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्योहार से संबंधित है। बिहू मौसम असम में जो है 3 बार मनाया जाता है। ये मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो कचारी आदिवासी समुदाय ने किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और इसके राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। देखिए गाइज, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। हेमंत बिस्वा जो हैं ये असम के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी है अमरावती। तो देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं और दिसपुर जो है ये असम की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम आते हैं।
बिहू 3 बार माना जाता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो असम के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। जो बिहू नृत्य जो है ये असम का लोक नृत्य असम राज्य का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि असम में 3 बार माना जाता है। कब कब? मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें 623.7 मिलियन 21.54% पुरुष हैं और 586.46 मिलियन यानी कि 48.46% महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी आबादी ब्राजील की आबादी से अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पर मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। ठीक है, और एक आप बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शांति पूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो सत्रिया नृत्य ये जो है ये असम का है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए, सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति भारत में कितना प्रतिशत है? तो अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5% है। यह आपको ध्यान रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन, राम मंदिर के फैसले के समय मुस्लिम जज कौन थे? तो राम मंदिर के फैसले के समय मुस्लिम जज थे जस्टिस एस अब्दुल नजीर। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ आज अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल रहे। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण मिला। जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वही पूछा गया पेपर में। बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में आरंभ से काफी प्रशंसा एवं सम्मान मिले, जिनमें 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख है। इनके साथ ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की उपाधि मानद मिली। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथकली नृत्य किस राज्य का? तो कथकली नृत्य केरल राज्य का है। दुनिया भर में मशहूर कथकली की भव्यता ने केरल को खासी प्रसिद्धि दिलाई। हमें गर्व है कि हम महान नृत्य कला शैली 300 साल से अधिक पहले केरल के तटों पर उदित हुई। इसमें भक्ति, नटकेतता, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम और श्रृंगार मेकअप के क्षमता से दर्शकों के लिए एक दैवी अनुभव का सर्जन होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। का वीडियो सुगत पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा? तो उज्ज्वल का विलोम शब्द होता है धूमिल। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है ये भी जान लीजिए। एक भाषा में किसी भी शब्द के विपरीत या उलट शब्द का विलोम शब्द कहा जाता है। इंग्लिश में विलोम शब्द को एटोनियम्स बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार का विलोम शब्द होता है अंधेरा। देखिए गाइस, अंधकार के विलोम शब्द होते हैं तिमिस्त्र, तिमिर, अंधेरा, तम, अंधियारा, तमस। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरार्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तरार्ध का विलोम शब्द होगा पूर्वार्ध। ये आपको ध्यान में रखना है।
जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पूछे गए हैं। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि जो भी मैंने आप लोगों को जीके में पढ़ाया है जीके से क्वेश्चन आए हैं, जो भी मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया है हिंदी से वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन था कि कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग 23 डिग्री 27 एन अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 17 देश ताइवान सहित जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। जिन 8 भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए। तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्षु का विलोम शब्द क्या होता है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि टेहरी बांध कहां पर है। तो टेहरी बांध ये उत्तराखंड में है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, टेहरी बांध टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तो तिमिर का विलोम शब्द होता है प्रकाश, ये आपको ध्यान में रखना है। तिमिर का अर्थ अंधकार होता है, इसलिए प्रकाश इसका विलोम शब्द होगा। परिभाषा जान लीजिए, किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है। इन शब्दों को विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द या विरोधार्थी शब्द कहते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि विलोम शब्द और विपरीत अर्थी शब्द ये शब्द दोनों सेम ही होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका विलोम क्या होगा तो विलोम शब्द आपको बताना है। अगर विपरीत अर्थक शब्द पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका अर्थ विलोम शब्द ही होता है। जैसे कि हार जीत, आय व्यय, आजादी, गुलामी, नवीन, प्राचीन इत्यादि। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की। तो शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश को स्थापित किया था। गाइस अगला क्वेश्चन, विराट कोहली ने शतकों के मामले में किसे पीछे छोड़ दिया। तो विराट कोहली ने शतकों के मामले में रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, विराट कोहली ने वनडे में अपने 46वें शतक के साथ किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। वही वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आर्टिकल 324 किससे संबंधित है। तो जान लीजिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना है। अनुच्छेद 325 में क्या है ये भी जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर शामिल होने या विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 326 में क्या है ये भी जान लीजिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 में क्या है, विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में क्या है, किसी राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। अगर बात की जाए कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त है श्री राजीव कुमार। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जाट जाटनी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य। तो जाट जाटनी नृत्य जो है ये बिहार का लोक नृत्य है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जाट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, खासकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यहाँ पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। जाट जटिन महिलाओं का नृत्य है और मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बड़ी हुई लड़कियां और युवा गृहिणी आंगन में इकट्ठा होती हैं और ढोल के साथ आधी रात में सूर्योदय तक नृत्य करती हैं। बिहार में कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए बिहार में कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, शोर खिलौना नृत्य, होली नृत्य, झुमरी नृत्य और लौड़ा नृत्य। ये सभी जो नृत्य हैं ये बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने
1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया था। तत्पश्चात उन 5 यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। सिखों के प्रथम गुरु की अगर बात की जाए तो सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो चुनाव आयोग 324 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए गाइस, आर्टिकल 324 जो इसमें कार्यकलाप भारत में निर्वाचन प्रणाली आता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 2022 वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को कितने रनों से हराया? तो 2023 वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, टीम इंडिया ने 317 रन से जीत दर्ज की। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके और एक खिलाड़ी को रन आउट किया। मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। भारत ने श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा भूटान के साथ कितनी दूरी तय करता है? तो भारत की सीमा भूटान के साथ कुल 699 किलोमीटर की दूरी तय करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए, भूटान की सीमा भारत के साथ कितने राज्यों को छूती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में आपको, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है, तो कुल 4 राज्यों को छूती है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 भारतीय राज्य जो भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती? तो कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की सभी गतिविधियां कोशिकाओं द्वारा संचालित होती हैं। जीवों को उनमें मौजूद कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक कोशिकीय जीव एकल कोशिका वाले होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में बड़ी संख्या में कोशिकाएं होती हैं। पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली दोनों होती हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है, जबकि यह पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भारतीय महापुरुष और उनके नारे जान लीजिए, हे राम, हे राम महात्मा गांधी का नारा है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने नारा दिया है। जय जय जगत, जय जगत का नारा दिया विनोबा भावे ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने नारा दिया था। दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस का था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चिपको आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन से संबंधित नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तुम फैक्ट जान लीजिए, इस आंदोलन की चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे इसका नेतृत्व किया। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचने के लिए गांव के लोग पेड़ से चिपक जाते थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कौन सी नदी विवाद चली थी? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी जल विवाद चली थी। यह आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कृष्णा नदी जल विवाद मुख्यतः कृष्णा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है, जो कई दशकों से इसी प्रकार चल रहा है। इस विवाद की शुरुआत पूर्ववर्ती हैदराबाद एवं मैसूर राज्यों के साथ हुई थी तथा बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच भी जारी रहा। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी? तो अरावली पर्वत की ऊंचाई 1722 मीटर। यह आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति प्रेग्वियन युग यानी कि 45,000 लाख वर्ष में पूर्व में हुई। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1722/1727 मीटर है जो माउंट आबू सिरोही में है।
जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आसपास सर्दियों में भील जनजाति निवास करती रही है। डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 868 मीटर। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गैस, ये आपका एक क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो इसके बारे में जान लीजिए। नियम वर्ष 1831 में एक प्रयोगात्मक भौतिक विज्ञानी और रासायनिक माइकल फैराडे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। पहला नियम एक चालक में ईएमएफ के प्रेरण का वर्णन करता है। दूसरा नियम चालक में उत्पादित ईएमएफ की मात्रा निर्धारित करता है। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा? जान लीजिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए संसद को बताया कि 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, 25,000 किलोमीटर तक। सार्वजनिक संस्थानों के पूरक के लिए वित्त पोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। यह विभिन्न तरीकों के माध्यम से माल की कुशल आवाजाही प्रदान करेगा, रसद लागत और समय को कम करेगा, समय समय पर सूची प्रबंधन में सहायता करेगा और थकाऊ दस्तावेजीकरण को समाप्त करेगा। यात्रियों की निर्बाध यात्रा के आयोजन के लिए एक ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक की भी सुविधा होगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, अगर आप लोग फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सारी पीडीएफ सेंड कर दी हैं। वहाँ से आप लोग बिल्कुल निःशुल्क में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में आप फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक कितने बॉल में पूरा किया था? तो ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक 126 बॉल में पूरा किया था। फैक्ट जान लीजिए। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण टीम इंडिया का हिस्सा बने ईशान किशन ने चलाया ये बैच बॉल। उन्होंने 131 गेंदों पर 210 रनों की शानदार पारी खेली। अपना दोहरा शतक केवल 126 बॉल पर पूरा किया। ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झावेरी बहन का संबंध किस राज्य से है? तो झावेरी बहन का संबंध मणिपुरी से है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। गुरु विपिन को अक्सर मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मुख्य रूप से मणिपुरी नृत्य से जुड़ी 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी हैं ये भी जान लीजिए। मंडल रसक भगवान कृष्ण आकर्षण का केंद्र होते हैं, जबकि वे गोपियां से घिरे होते हैं। एक है ताई रसाक। ताई रसाक ये मुख्य रूप से ताली बजाने के साथ किया जाता है। एक है डंडा रसक। नर्तकियों की स्थिति की मदद से एक ज्यामितीय पैटर्न बना जाता है और 2 डंडियों के साथ ड्रम बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण का काम वर्ष 1650 में शुरू हुआ था और यह 1656 में बनकर तैयार हुआ था। इस मस्जिद के बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद का उद्घाटन बुखारा वर्तमान के उज्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन 2022 कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? कुल 250 सीटों पर चुनाव हुआ था। फैक्ट जान लीजिए। दिल्ली नगर निगम एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आप ने जीत दर्ज की। बीजेपी दूसरे नंबर पर है, जबकि कांग्रेस तीसरे पायदान पर है। बता दें कि एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। इन चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से
382 प्रत्याशी निर्दलीय थे। बीजेपी और आप ने सभी 250 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 247 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में उतारे थे। अब देखिए, एक हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था कि उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। फैक्ट जान लीजिए आप लोग, शराब पीने की न्यूनतम आयु 25 से 21 वर्ष किया जा रहा है। वहीं शराब पीने के लिए अब रात के 3 बजे तक की छूट दी जाएगी। ऐसे में शराब प्रेमी देर रात तक जाम छलका सकते हैं। बताइए, आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, शराब वाला क्वेश्चन। आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पोस्को एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में कराया था। अगर आप लोगों ने हमारा करंट अफेयर वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। तो पॉक्सो एक्ट जो है ये 2012 में पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखते हैं। तो पॉक्सो एक्ट 2012 है। यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम 19 जून 2012 को अधिनियमित किया गया था। इसे 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। यह अधिनियम बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाएगा। ये यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को भी परिभाषित करता है, जिसमें मर्मज्ञ और गैर मर्मज्ञ हमले के साथ साथ यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में वर्णित है। फैक्ट जान लीजिए आप लोग, समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी इन हिंदी, यह मौलिक अधिकारों में से एक है जो भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को गारंटीकृत है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की है। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, तो अगर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इसकी जो जनसंख्या थी, इसकी जनसंख्या थी 10,4,99,452। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 54,27,000, 8,157। और पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो इसमें पुरुषों की संख्या थी 49,82,000, 1,295। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.20% है, जबकि महिला साक्षरता 51.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अतः 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर के मामले में बिहार का पहला स्थान है। 93.91% साक्षरता दर के साथ केरल देश का सबसे अधिक साक्षर राज्य। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सर्वाधिक कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फैक्ट जान लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल भारत में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि शिक्षा के लिए आम बजट कितना रखा गया है। तो शिक्षा के लिए आम बजट 12,898.5 करोड़ रखा गया है। फैक्ट जान लीजिए, आम बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए करीब 1,12,899 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बता दें कि पिछले साल के बजट 2022 में शिक्षा के लिए 1,04,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नोटबंदी 2023
के पीठासीन कार्रवाई के न्यायाधीश का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4 से 1 नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने इससे अलग राय रखी है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी कवायद 24 घंटे में हो गई थी। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए, और जजों ने किस आधार पर सही ठहराया ये भी जान लीजिए, और केंद्र और आरबीआई ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए आप लोग। मोदी सरकार का 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 4 से 1 से नोटबंदी को सही ठहराया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर हुई थीं। इन याचिकाओं पर जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस वी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस वी. नागरत्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में 5वां तत्व कौन सा होता है? तो 5 बोरान वी, ये आपको ध्यान रखना है। 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में 18 तत्व होते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पहला आवर्त केवल 2 तत्वों से युक्त सबसे छोटा आवर्त है। दूसरा और तीसरा आवर्त छोटे आवर्त होते हैं। प्रत्येक छोटे आवर्त में 8 तत्व हैं। छठवां आवर्त सबसे बड़ा है और उससे 32 तत्व हैं। 7वीं आवर्त एक अधूरा आवर्त है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया, नीचे तीसरा साक्षरता दर किस राज्य का है? राजस्थान। सबसे कम की बात हो रही है यहाँ पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट में बना? ये एक्ट नहीं होगा, एक्ट होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट में बना है? तो ये बना है 1806 में पड़ी थी एसबीआई की नींव। पूरी बात जान लीजिए आप लोग। ब्रिटिश राज्य में उस साल बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी। स्थापना के 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और 2 जनवरी 1809 में इसे बैंक ऑफ बंगाल का नाम दे दिया गया। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको तीनों शिफ्टों के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।